हम लोग भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की और कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, इस पर बात कर रहे थे। और इसमें आपको बताया गया था कि एक स्थान से निष्कासन की कार्यवाहियां, इन्हें वैध ठहराने वाली गतिविधियां, इनको भी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना है। और ये माना है कि ठीक है, भारत के नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने या कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन युक्ति संगत निर्बंधन ये लगाए जाएंगे। और जब आपको एक स्थान से जाने के लिए विवश किया जाता है कानून के माध्यम से, तो ऐसे कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित इस स्वतंत्रता के रहते हुए भी उचित माना गया है। क्योंकि कुछ व्यक्ति हैं समाज में जो इस नेचर के हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप उन्हें कानून की प्रक्रिया के माध्यम से न तो दोष सिद्ध कर पाएंगे और न ही उन्हें कानून की प्रक्रिया से आप सजा दिला सकते हैं। और नीति इसे भी कहते हैं कि आप समाज के अच्छे लोगों की अच्छाई और समाज में अच्छे विचारों की अच्छाई, इसका लाभ बुरे व्यक्तियों को न लेने दें। ये भी पॉलिसी ही है। यद्यपि जो बुरे लोग होते हैं वो आपकी अच्छाई का लाभ उठाना चाहते हैं और अपने आप नुकसान जब पहुंचाएंगे तब तो वो बुरे हैं ही। जिसे आप देखेंगे अक्सर जो चोर होंगे, अक्सर जो खराब लोग होंगे, वो अच्छों से ये कहेंगे तुम्हें तो ये करना चाहिए और तुम्हें क्या करना चाहिए, इस पर कोई विचार नहीं। तो अच्छे लोगों की अच्छाई, इसका लाभ बुरों को नहीं मिलना चाहिए। तो कानून की प्रक्रिया में ये जो बात बनाई गई है कि जब तक एविडेंस नहीं होगा तब तक हम आपको दोष सिद्ध नहीं करेंगे, ये अच्छों को कानून की जो प्रक्रिया है उसके दुरुपयोग से बचाने के लिए बनाई गई है। ये जो कहा कि युक्त संदेहों के परे जब तक व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं होता तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, ये अच्छों को कानून के दुरुपयोग से बचाने के लिए कहा गया है। और अगर आप निश्चित तौर पर बुरे हैं, आपकी जनरल रेपुटेशन इतनी खराब है कि कोई आपके खिलाफ गवाही देने नहीं आता, तो आपको कानून की प्रक्रिया से कभी दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। और यही बातें जनता नहीं समझती और इसीलिए आप देखेंगे पार्लियामेंट और सब जगह आपको ये लोग कहते मिलेंगे कि अगर वो दोषी है तो साबित करो। कुछ लोगों का दोष साबित ही नहीं हो सकता और जबकि वो दोष सामने होगा फिर भी साबित नहीं हो सकता। तो अच्छों की अच्छाई का लाभ आपको नहीं लेने दिया जाएगा और इसीलिए हमें कृष्ण अद्वितीय पर्सनालिटी लगता है। वो अच्छों की अच्छाई का लाभ बुरों को नहीं मिलने दे रहे। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मरोगे तो जैसे मरोगे हम वैसे मारेंगे तुम्हें, क्योंकि अच्छों की अच्छाई का लाभ अच्छों को ही मिलना चाहिए। यह नहीं कि गदा युद्ध में सब कमर के नीचे वार नहीं होगा तो तुम बाकी शरीर, ठीक है, इस प्रकार का करके चले आओगे कि उस पर कोई असर होगा ही नहीं गदा का। और सिर्फ कमर के नीचे जहां वार वर्जित है वहीं कमजोरी होगी और तुम अगर जिंदा रहो तो स्थिति यह बनेगी कि न्याय और धर्म कभी बच नहीं सकता। ठीक है, तो फिर नियम से विचलन चाहिए, क्योंकि
ये कि नियमानुसार युद्ध होना चाहिए, ये अच्छों के लिए है, तुम्हारे देशों के लिए नहीं है। जो तुम युद्ध में शुरुआत से ही धोखा करके उतरते हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये जो एक्सटर्नमेंट संबंधी कानून बनाए गए, इनके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का विचार ही आया जब सबसे पहली बार चैलेंज किया गया। क्योंकि क्या कहा, आप भारत के नागरिकों की भारत में कहीं भी रहने और उनके कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत निर्बंधन लगा सकते। तो निर्बंधनों की युक्ति संगतता, ये तो विभिन्न तरीकों से चैलेंज की जाएगी। तो एक मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न आया कि वे विधियां जो व्यक्तियों को एक स्थान से निकाले जाने का प्रावधान करती हैं, जिन्हें आप जिला बदर संबंधी विधियां कहते हो, जो गुंडा एक्ट उत्तर प्रदेश में गुंडा एक्ट, इसके अंतर्गत अगर आप गुंडे साबित हुए तो आपको जो सजा दी जाएगी क्या होगी, जिला बदर। आप उस स्थान पर निवास नहीं करेंगे जिस जिले में आप रहते हैं, आपको एक निश्चित समय के लिए उस जिले की सीमाओं से बाहर कर दिया जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय में इस बात को चुनौती दी गई ऐसी विधियों को, और कहा गया इसमें रीजन्ड डिसीजन देने के लिए प्राधिकारी को नहीं कहा गया है। जो कानून है जिसके अंतर्गत एक्सटर्नमेंट प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी और जिसके अंतर्गत व्यक्ति को जिला बदर किया जाएगा, उसे युक्ति संगत होना चाहिए। ठीक है, आप प्रतिबंध लगा सकते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता पर, बट दैट मस्ट बी रीजनेबल एंड रीजनेबिलिटी डिमांड्स that you must disclose your reasons why you are going to pass such a decision. ठीक है, you must mention your reasons. ठीक है, and if the act make capable to you without mentioning the reason, ठीक है, आप अगर अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं कि आप कारणों का उल्लेख किए बिना संबंधित आदेश व्यक्ति को एक स्थान से जाने का दे सकते हैं, तो दिस एक्ट मस्ट बी कंसीडर्ड एज अ अनरीजनेबल एक्ट। इसे अयुक्ति संगत माना जाना चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का वायलेशन करता है। क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हमने अब तक कहा था 3 है। उनमें से पहला है अथॉरिटी मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसे पक्षपात से रहित होना चाहिए। और दूसरा है देयर मस्ट बी ए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, सुनवाई का समुचित अवसर, ये सभी पक्षों के पास होना चाहिए। और तीसरा है रीजन, जो डिसीजन मस्ट बी रीजन। ये 3 सिद्धांत हैं। डिसीजन रीजन कैसे बनता है, अपॉर्चुनिटी प्रॉपर है, ये कब कही जाती है, अथॉरिटी बायस से फ्री है और बायस कितने प्रकार का होता है, ये सारे विषय प्रशासनिक विधि के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हैं, जो इसमें अध्ययन का विषय नहीं। एक मोटी मोटी बात ये कहा कि रीजन डिसीजन होना चाहिए और वो नहीं है, न उसे देने के लिए कोई प्रावधान एक्ट में किया गया, कुछ ऐसा ये भी नहीं है। इसलिए इस एक्ट को अनरीजनेबल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा बिल्कुल नहीं। और ये वही बात है कि अच्छों की अच्छाई का लाभ बुरों को नहीं मिलने दिया जाएगा। ये बात जो रखी गई है वो अच्छों को ध्यान में रख के रखी गई है।
रीजन डिसीजन का मतलब है अथॉरिटी मस्ट डिस्क्लोज ऑन हुज इंफॉर्मेशन, क्योंकि डीएम साहब आएंगे जिले में, या जो भी प्राधिकारी संबंधित अधिनियम में अधिकृत होगा आपको निकालने के लिए, वो जिले का निवासी थोड़ा ही होगा, आएगा तो कहीं और से। उसकी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स होगा वो जिले का होगा, और जिले में आप गुंडागर्दी करते ही हैं। आपके खिलाफ तो वैलिड एविडेंस नहीं मिलता, कोई गवाही नहीं देता, इसीलिए तो आपको हम कानून के माध्यम से सजा नहीं दिला पाते। और आपका समाज में रहना समाज की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। आपके लिए या तो जेल होनी चाहिए, और या संबंधित जिले से बाहर आप रहेंगे। ये सही है कि संबंधित जिले से बाहर अगर आप रहेंगे तो भी समाज में ही रहेंगे, ये भी सही है। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि अगर कितना भी भयंकर डकैत क्यों ना हो, उसे अपने गिरोह से दूर कर दो, फिर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ भी करने के लिए सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट अनजान लोगों से नहीं मिल सकता। इसलिए अगर जिला बदर कर दिया जाए तो भी हमें परिणाम वही हासिल होंगे जो हमें जेल भेज देने से हासिल होंगे। और हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, हम तो समाज में शांति चाहते हैं, और आपको इसका लाभ नहीं लेने दिया जाएगा कि ये जो अधिनियम में अच्छाई रखी गई है कि रीजन डिसीजन होना चाहिए। यहां तो अगर रीजन डिसीजन किया तो बताना पड़ेगा कि ए ने उपलब्ध कराई थी सूचना कि आपने उसे धमकाया कि वो आपके खिलाफ जो अमुक मुकदमा है जिसमें वो गवाही देने नहीं जाएंगे, तो ये तो लिखना पड़ेगा। और जैसे ये लिखेंगे वैसे तुम्हें पता लग जाएगा। फिर एक एक जीवन को जो खतरा पहले था जिसकी वजह से उसने गवाही नहीं दी, वही तो अब है। तो फिर फायदा क्या होगा? क्योंकि हमें आपको दंड ही नहीं देना है। ए जो निरीह नागरिक है, निरीह, तुम तो गुंडे हो, तुमसे ज्यादा हमें एक ही चिंता करनी है, तू तो निरीह नागरिक। तो ऐसी दशाओं में रीजन डिसीजन की अपेक्षा हो ही नहीं सकती। और युक्ति संगतता, इसका कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है। हमने आपसे कई बार कहा कि युक्ति संगतता, इसका कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है कि साहब ये चीज युक्ति संगत मानी जाएगी परिस्थिति कोई हो। युक्ति संगतता हमेशा परिस्थितियों में देखी जाएगी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट इज रीजनेबल। तो कोर्ट ने कहा कि नो, जहां एक्सटेंडमेंट प्रोसीडिंग्स की बात है वे चलाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 19(5) वैसी प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए विधान के निर्माण की इजाजत विधायिका को देता है, इसलिए वो चल सकती है। उन्हें चलाने के लिए कानून वो भी बन सकता है। और उनकी युक्ति संगतता इस आधार पर अमान्य नहीं की जा सकती कि वे रीजन डिसीजन दिया जाना प्रावधानित नहीं करते हैं। अब आप देखेंगे कि न्यायालय का मत बदलने लगा है, ठीक है। यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के मामले में बड़े उदार रहते हैं, लेकिन यहां नहीं, क्योंकि परिस्थिति वैसी डिमांड कर रही है। तो एक्सटेंडमेंट प्रोसीडिंग्स ये युक्ति संगत मानी गई हैं, और इन्हें चलाने में रीजन्स को डिस्क्लोज करने की कोई आवश्यकता, ये भी प्रावधानित करने की आवश्यकता ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित नहीं की है। अतीक अहमद कौन देगा उनके खिलाफ गवाही? कोई देगा ही नहीं। और जब कोई देगा ही नहीं तो लीगली हम उन्हें कैसे सजा देंगे? जीवन में सजा हो ही नहीं सकती। इसीलिए उन्हें बेल नहीं मिली वो अलग बात है, एक भी मामले में 2 सिद्ध नहीं हुए, होंगे ही नहीं। आदमी कहेगा एक तो गया ही गया,
ठीक है, पूरे परिवार को हम संकट में क्यों डालें? तो इनसे निपटने का एकमात्र तरीका एक्सटर्नल प्रोसीडिंग्स यही है, क्योंकि इन्हें अगर हम समाज से बाहर कर देंगे तो इफेक्ट तो वही आएगा जो इन्हें जेल में रखने पे आएगा। तो इसलिए एक्सटर्नल प्रोसीडिंग्स को उचित माना गया है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के खिलाफ चलती हैं या ऐसे लोगों के खिलाफ चलाई जानी चाहिए जो वाकई समाज के लिए नुकसानदेह है। लेकिन हर चीज का दुरुपयोग ये तो होता ही है। अभी हमारे किसी मित्र को पासपोर्ट चाहिए तो उनके खिलाफ क्रिमिनल लिटिगेशन लिखा हुआ, जबकि उच्चतम न्यायालय लगातार कह रहा है कि आप यूं पासपोर्ट देने से मना नहीं करेंगे अगर जो पासपोर्ट मांग रहा है क्रिमिनल लिटिगेशन के बावजूद वो ऐसा है कि समाज में उसकी जड़ें नहीं है, उम्मीद यह की जाती है कि वो लौट कर नहीं आएगा, तो आप मना कर दें और अदरवाइज आप देंगे। ठीक है, तो लेकिन वो हर आदमी से यही कह देते हैं तुम कोर्ट से ले आओ ऑर्डर, कोर्ट कह देगा हम दे देंगे। अब इसमें से एक आम आदमी के मन में ये धारणा पैदा होती है कि शायद कोर्ट बड़ा है, ये छोटे हैं, ये अपना काम ही नहीं कर रहे, ये अपना काम कर ही नहीं रहे। ठीक है, ये सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, ये सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, ये अपने को खतरे में नहीं डालना चाहते। वो हमारे बिनेकट आदत कि खुद को बचा लो, आप बताओ तो हम कर दें, खुद अपने आप कोई निर्णय नहीं लेना है, तो ताकि यह ना कहा जा सके कल कि आपने ये गलत किया। ठीक है, जो पद की जिम्मेदारी है उसको निभाना ही नहीं है। ठीक है, यही एग्जीक्यूटिव कार्रवाइया हर जगह रहता है, और जब दुरुपयोग करने पर आएंगे तब तो इन्हें सब ताकत है, या तो दुरुपयोग करेंगे और या करेंगे ही नहीं, अपनी ताकत का सदुपयोग ये जीवन में नहीं करेंगे। और उसका कारण ही हमने कई बार आपको बताया कि नौकर कौन बनना चाहेगा? वो जिसकी वृत्ति ऊपर से निर्देश लेने की है, वही तो नौकर बनना चाहेगा। तो नीचे से लेकर ऊपर तक जहां भी नौकरों का चुनाव होगा वहां यही स्थिति दिखाई देगी। इसीलिए आप देखेंगे लोअर जुडिशरी, वहां भी नौकरों का चुनाव हुआ है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाते। जो देता है निर्देश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, वहां नौकरों का चुनाव नहीं हुआ है। उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो विद्वानों का चुनाव करती है। तो नौकरों का चुनाव जब होगा, वो कितने भी बड़े कंपटीशन से हो, परिणाम यही होंगे जो होते हैं। वो नौकरी बचाएगा, उसके लिए प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा? नौकरी बचाना। तो सबसे पहले नौकरी बचाएगा, और या अपने लाभ में जो नौकर की वृत्ति होती है, या नौकरी बचाएगा और फिर अपने लाभ में काम करेगा। नौकर की यही दो वृत्तियां होती हैं। एक्सेप्शनली नौकर मालिक के लिए काम करे वो भी होता है, लेकिन वैसे यही दो वृत्तियां होती हैं। यही एग्जीक्यूटिव का हाल है, या तो दुरुपयोग करेंगे और या करेंगे ही नहीं। सदुपयोग नो, ये तो उनकी वृत्ति में ही नहीं है, करेंगे ही नहीं। और इसीलिए लोगों को गलतफहमी होने लगती कि शायद कोर्ट बड़ा है, कहीं कुछ नहीं बड़ा है। अब आप जो लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे, हमने कहा था भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को दो भागों में बांट सकते हैं, एक बिफोर मेनका गांधी, एक आफ्टर मेनका गांधी। और उसका कारण भी हमने बताया था कि स्वतंत्रता प्राप्त होते ही सब जगह पर यहीं से शिक्षित लोग नहीं आ गए थे। वे जो उच्च पदस्थ थे वो सब वहीं शिक्षित थे, और उनकी चमड़ी भले ही हमसे मिलती हो, लेकिन वे मानसिक तौर पर हमसे मेल खाते हुए लोग नहीं थे। इसलिए मूर्ख सिर्फ ये मानता है, ठीक है, कि हम 2014 में स्वतंत्र हुए, इस बात का अर्थ यह है कि हमने 2014 में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। इस बात का अर्थ यही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो 1947 में ही मिल गई, वो तो मिल गई, लेकिन हम सिस्टम की स्वतंत्रता से मुक्त नहीं हो पाए जब तक वो उच्च पदस्थ लोग जो इंग्लैंड में शिक्षित थे वो यहां भगवान को प्यारे नहीं हो गए। तब तक
वाकई स्वतंत्रता मिली हो, ऐसा नहीं हुआ। और वो आपको लीगल मामलों में दिखेगा भी। हमने कहा था कि यनवी खरे या खरे है लास्ट में वर्षद, ठीक है, स्टेट ऑफ दिल्ली ये मुकदमा हुआ है, 50 से 60 के दशक का है। और फिर प्रेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दो मुकदमों के बीच जो स्थिति है उसको आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि इंडियन जुडिशरी का एटीट्यूड क्या है और क्या होना चाहिए। यह हमने पहले ही कहा कि होना तो यह चाहिए कि युक्ति संगतता, इसे निर्धारित करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक्सटेंडमेंट प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ चलाई जा रही हैं जिनके खिलाफ लोग गवाही देने नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। और जो पब्लिक सेफ्टी, लोग पब्लिक ऑर्डर, इसके लिए जबरदस्त खतरा बने हुए हैं, उनके खिलाफ चलती हैं। तो फिर हमें इस तथ्य को ध्यान में रखकर उनकी संवैधानिकता को डिसाइड करना चाहिए। जुडिशरी ने ऐसा किया तो एग्जीक्यूटिव के लिए गाइडिंग नॉर्म वो भी तो यही होना चाहिए, क्योंकि ठीक बात तो एक ही होती है, वो दो तो नहीं होती कि जुडिशरी के लिए ठीक बात अलग होगी और एग्जीक्यूटिव के लिए अलग होगी, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जब एक ढंग की हवा चलती तो एक ही ढंग की चलती है। ये जो सबसे पहले हमने मुकदमा कहा, ये मेनका गांधी के पहले का नहीं है, ये उसके बाद पहला जो मुकदमा उल्लिखित किया जाता है इस मामले में खरे का ही है। उसमें पंजाब सेफ्टी एक्ट, उसके अंतर्गत दिल्ली में एक्सटेंडमेंट प्रोसीडिंग चलाई गई थी। आपको यह भी दिक्कत होगी कि पंजाब सेफ्टी एक्ट तो दिल्ली में कैसे चल गई, जो पंजाब, ठीक ना भाई, पंजाब का एक्ट है तो दिल्ली में कैसे चल गई। तो आपको मालूम है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश, आपको जब हम स्टेट्स का बंटवारा बता रहे थे तब हमने आपको कहा था कि स्वतंत्रता से पूर्व वे क्षेत्र जो सीधे सीधे, ठीक है, किसके अधीन थे, गवर्नर जनरल के अधीन थे, उनको केंद्र शासित प्रदेश कहा गया था, ठीक है, और वो दिल्ली उसमें शामिल था, ठीक है। और अन्य स्टेट्स के लिए जो कानून बनते थे, एक दिल्ली लॉ एक्ट पारित किया गया था, तो अन्य स्टेट्स के लिए जो कानून बनते थे उन्हें आवश्यक उपांतरणों के सहित, ठीक है, संबंधित सरकार यानी केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में वो केंद्रीय विधायिका पास करके वहां भी लागू कर सकते थे, जो केंद्र द्वारा शासित प्रदेश हैं। इसलिए पंजाब सेफ्टी एक्ट दिल्ली में लागू हो जाएगा। तो पंजाब सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत प्रावधान था कि स्टेट गवर्नमेंट या जिला मजिस्ट्रेट, जिसके बारे में उसका यह समाधान है कि संबंधित व्यक्ति लोक शांति और लोक व्यवस्था के लिए खतरा है, सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है, उनका समाधान है कि वो खतरा है, कोई जरूरी नहीं खतरा हो, ये ठीक है ना, सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन। तो वे संबंधित व्यक्ति को 3 महीने के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर बाहर कर रहा है तो 3 महीने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट अगर बाहर कर रही है तो अनंत समय के लिए, संबंधित जिले या दिल्ली के बाहर जाने के लिए कह सकते हैं 3 महीने के लिए। और अगर 2 महीने, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 3 महीना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट जब तक चाहे। लेकिन अगर 2 महीने से ज्यादा के लिए बाहर किया जाता है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया था, मामले को एडवाइजरी बोर्ड को भेजना होगा, और एडवाइजरी बोर्ड की जो रिकमेंडेशन होगी वो रिकमेंडेशन होगी, यानी उसे मानना या न मानना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा। इस प्रकार का प्रावधान पंजाब सेफ्टी एक्ट में रखा गया। यह कहा गया कि सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है, और खरे को दिल्ली से बाहर कर दिया। ये कहा गया कि सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है, कोई अपील प्रोवाइड नहीं की कि भाई
तुम्हारा सेटिस्फेक्शन कोई जरूरी तो नहीं कि तुम्हारा सेटिस्फेक्शन सही ही हो, तो कम से कम एक अपील ये तो प्रोवाइड होनी चाहिए। कोई अपील प्रोवाइड नहीं, और ये 3 महीने के लिए आदमी को बाहर कर सकते हैं। कोर्ट ने इसको ठीक माना, कॉन्स्टिट्यूशनल माना, क्योंकि ये वो काल है जब उच्च पदस्थ जितने हैं वो सब मानसिकता से अंग्रेज ही हैं, और जितने मानसिकता से अंग्रेज हैं उन्हें जुडिशरी या उच्च पदस्थ लोग ही ठीक लगते हैं। क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के क्लब देखते हैं आप समाज में, ये उसी अंग्रेजियत की मानसिकता से ग्रसित लोगों द्वारा बनाए गए, जिन्हें आम आदमी कीड़ा नजर आता है आज भी, जो आम आदमी के साथ अपने मनोरंजन को भी बांटना नहीं चाहते, उसके लिए भी अलग क्लब बनाते हैं। ये उसी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। ठीक है, नाम लेना ये ठीक नहीं है, ना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के क्लब्स चल रहे हैं समाज में, जिनमें बड़ी प्रतिबंधित है उनकी मेंबरशिप, और आपका शायद परिचय हो भी और शायद ना हो। हमारे तो कई ऐसे क्लब हैं जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक पदेन सभापति है, तो उनकी मेंबरशिप मिल जाए इसके लिए लंबी लंबी सिफारिशें लग रही हैं कि उनकी मेंबरशिप मिल जाए। और मेंबरशिप छोटी नहीं है उनकी, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए महीने की। उसके अगेंस्ट मिलेगा कुछ नहीं तुम्हें, ठीक है। उसके लिए सिफारिशें लग रही हैं, क्योंकि वो उस एलीट वर्ग में शामिल होना चाहते हैं जहां वो आम समाज से अलग दिख सके। है मानसिकता है समाज में। तो उस समय जब खरे डिसाइड हो रहा है तब उच्च पदस्थ ऐसे ही लोग हैं। बिफोर मेनका गांधी लगभग यही सिचुएशन चली, और आफ्टर मेनका गांधी आप देखेंगे सिनेरियो ही बदल जाता है, क्योंकि तब तक वो पीढ़ी चली गई और अब तो कतई चली गई। लेकिन एक चीज कल हम और सोच रहे थे कि हर युग की अपनी ही कहानी है। आप फिल्मों से देखना शुरू करें तो भारत के स्वतंत्र होते ही जितनी फिल्में बन रही सब में आपको खेती, किसानी, किसानों की समस्याएं ये दिखाई देगा। थोड़ा आगे बढ़ जाइए, 60 से 70 के दशक में आ जाइए, जितनी फिल्में आपको दिखाई देंगी उनमें लेबर, मजदूर, मशीन, इसकी समस्या है। ठीक है, और आगे बढ़ जाइए, ठीक है, फिर 70 से 80 का दशक आ जाएगा, एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन उसी काल में हिट हुए। ठीक है, मध्यम वर्ग का ऐसा व्यक्ति जो व्यवस्था से असंतुष्ट है, ठीक है, और व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष, यह है कहानी। फिर 90 के दशक में आ जाइए, ठीक है, तो 90 के दशक में रोमानी फिल्में बननी शुरू हो गई। ठीक है, प्रेम कहानी है, ठीक है, इंटरटेनमेंट, मतलब शुद्ध इंटरटेनमेंट ये बन गया ट्रेंड। उसका 2000 इधर आ जाइए, स्किल बेस्ड फिल्में बनी, मिल्खा सिंह, फलाने सिंह, ये बनी, और अब सैयारा बन रही है। ठीक है, अब जो बन रही है वो सैयारा, ठीक है। तो आप जो है एक ओवरव्यू करेंगे तो आपको समाज की टेंडेंसी ये खूब पता लगेगी। ठीक है, ऐसे ही आप अगर केस लॉ का अध्ययन करें तो दो ट्रेंड, दो धाराएं बहती दिखाई देती। एक धारा मेनका गांधी की है और दूसरी धारा ए.के. गोपालन के अप्रोच की। तो खरे में ये कहा गया अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिप्शन है, कोई रिव्यू नहीं, और एडवाइजरी बोर्ड को भेज रहा वो भी रिकमेंडेटरी नेचर का है। न मानी गवर्नमेंट ने तो कोर्ट ने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल माना और ये कहा नहीं है। ड्यूरेशन इसे देखेंगे, 3 महीने के लिए सिर्फ
निष्कासन कर सकता है जिला मजिस्ट्रेट, और राज्य सरकार 3 महीने से अधिक कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार उच्च पदस्थ है, इसलिए इसको गलत नहीं कहा जा सकता। और एक्ट को ठीक माना, यही स्थिति रही एक बंबई का, ठीक है, अधिनियम था, बॉम्बे पुलिस एक्ट है शायद, हाँ ठीक है, बॉम्बे पुलिस एक्ट। उसमें पुलिस कमिश्नर को ताकत दी गई कि वो ऐसे व्यक्तियों को जिनके कार्य व्यक्ति और संपत्ति इनके प्रति खतरनाक हैं और जो लोक शांति के विरुद्ध अपराध करने के आदी हैं और जिनके कार्य लोक व्यवस्था और लोक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनको एक अवसर देने के बाद, यानी लिखित में ये उपलब्ध कराएंगे कि हम आपको इस आधार पर जिले से बाहर करना चाहते हैं, और उन्हें उस नोटिस का उत्तर देने के लिए सुनवाई का एक उचित अवसर देंगे और साक्षियों के माध्यम से अपनी स्थिति क्लियर करने का अवसर देने के उपरांत पुलिस कमिश्नर संबंधित व्यक्ति को निष्कासित कर सकते थे बॉम्बे पुलिस एक्ट में। ठीक है, हरि सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऐसे करके नाम है मुकदमे का। उसमें बॉम्बे पुलिस कमिश्नर ने इन शक्तियों का उपयोग करके हरि सिंह को बाहर कर दिया। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया और कहा गया कि एक तो इसमें एडवाइजरी बोर्ड का प्रोविजन नहीं, क्योंकि खरे का इंपैक्ट आ रहा था। कहा कि एक तो एडवाइजरी बोर्ड का प्रावधान नहीं है, दूसरा पुलिस ही सूचना देगी व्यक्ति के संबंध में और पुलिस ही निर्णय करेगी। भाई बॉम्बे पुलिस कमिश्नर निर्णय करेंगे और जो निर्णय आए वो इंफॉर्मेशन आएगी वो भी पुलिस से आएगी। तो वही है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, ठीक है, तो क्या मेरे हक में फैसला देगा? ठीक है, कम से कम अथॉरिटी मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस, ये तो होना चाहिए। यही नहीं है और एडवाइजरी बोर्ड भी नहीं है। ठीक है, न्यायालय ने इसको भी ठीक नहीं माना और कहा कि नहीं, एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इंस्पेक्टर सूचना देगा और कमिश्नर निष्कासित करेगा। देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ दोज टू ऑफिसर्स एंड इट कांट बी सेड दैट द पर्सन हु इज होल्डिंग सच ए हाई रैंक कुड फंक्शन इन ए प्री जुडिशियल मैनर। ठीक है, ये नहीं माना जा सकता और उन्होंने एक्ट को बिल्कुल ठीक माना और कहा देयर इज अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू क्लियर द सिचुएशन बिकॉज यू हैव ए अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस योर विटनेस। ठीक है, टू क्लियर द स्टिग्मा विच इज लेबल्ड अगेंस्ट यू थ्रू पुलिस रिपोर्ट। ठीक है ना, तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इसको भी ठीक माना। एक और मामला, आप कितना भी कुछ भी हो कहीं तो रुकना ही पड़ता है। उसमें क्या था, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज एम्पावर्ड टू ऑर्डर एनी पर्सन। अब देखिए अभी क्या है, अभी ये आप जिले में नहीं रहेंगे, ये आदेश देने की शक्ति। अब जो शक्ति आ रही है वो क्या था, उसमें शक्ति थी कि स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति से ये कह सकते थे कि वो एक निश्चित स्थान पर निवास करेगा। अब ये ज्यादा कठिन मामला हो गया, सुनने में बड़ा इजी लगता है लेकिन ये बहुत कठिन हो गया। कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता जो मिली हुई है, लेकिन इस पर युक्तिसंगत निर्बंधन हो सकते हैं। यानी हम आपसे ये तो कह सकते हैं कि आप यहीं रहेंगे, ये तो कह सकते हैं क्योंकि युक्तिसंगत निर्बंधन। लेकिन अगर हम ये कह दें कि हम अपनी पसंद के स्थान पर आपको विवश कर सकेंगे और कोई सेफगार्ड ना लिया जाए और हम आपसे चिढ़ते हों, तो हम तो ये कहेंगे तुम कल से
जम्मू कश्मीर में रहोगे, न तुम्हारा जम्मू कश्मीर में कोई दोस्त है, न तुम्हारा कोई मिलने वाला है, खाना कहां से खाओगे, रहोगे कहां? ठीक है, ये तो व्यक्ति को मृत्युदंड देने जैसा है। आपको तो भीख मांगने को मजबूर करो। ठीक है, जब ये कानून बना तो वो लोग जो अभी तक सब कुछ वैलिड ठहरा रहे थे, उन्हें भी कहना पड़ा कि नहीं, ये तो गलत है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इट इज नॉट रीजनेबल। या तो आप ये कहिए कि जिस स्थान पर रहने को विवश किया जाएगा, संबंधित स्थान पर सरकार की जिम्मेदारी होगी कि खाना, ठीक है, यानी आजीविका के कम से कम जिंदा रहने लायक फैसिलिटीज ये तो देंगे आप। और या आप स्थान चुनने में संबंधित व्यक्ति की सहमति लेंगे, कुछ तो कहोगे। ये मन चाहे ढंग से, चाहे जो कुछ स्थान तय कर दोगे। इस एक्ट को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, मीनिंग देयर बाय your freedom could be restricted, but through reasonable restrictions. And what may be the reasonable? It will depend on the situation and circumstance. और उसके बाद आता है प्रेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन इससे ठीक पहले एक और है जिसमें न्याय होंगे अनेकों, लेकिन ये गाइडिंग मुकदमे हैं जिनमें कि न्यायालय का रुख प्रदर्शित हुआ है। सारे चावल परीक्षित नहीं किए जाते ये जानने के लिए कि चावलों की स्थिति क्या है कुकिंग पॉट में, ठीक है, वो एक ही देखा जाता। तो ऐसे ही मुकदमे तो बहुत डिसाइड हुए, लेकिन कुछ चर्चा किए जाते। एक में क्या किया, कहा कि जो गुंडा है, स्टेट गवर्नमेंट की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की राय है, ठीक है, जो गुंडा है, और गुंडे की कुछ डेफिनेशंस बता दी कि जो बैड कैरेक्टर है, ठीक है, जिसकी ख्याति अच्छी नहीं है, या और क्या लिख दिया, या अन्य कोई व्यक्ति, या अन्य कोई व्यक्ति जिसके कार्य लोक शांति और लोक व्यवस्था के खिलाफ। यानी डेफिनेशन का नेचर कैसा कर दिया, इंक्लूसिव। अब चाहे जो कुछ आ जाएगा, चाहे कोई इसमें आ जाएगा गुंडे की डेफिनेशन में, क्योंकि कोई जो प्रोटेस्ट करेगा, ठीक है, उसके बारे में कहा जा सकता है कि लोक व्यवस्था को भंग कर रहा है। लोग सड़क रोकते हैं, धरना करते हैं, लोक व्यवस्था भंग तो होती है, लेकिन लोक व्यवस्था भंग करने का उनका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आप उनकी सुन नहीं रहे हो, और उनकी सुन नहीं रहे हो, उनकी जायज बात नहीं सुन रहे हो। ठीक है, सत्याग्रह और आपका शोर मचाना, इसके बीच फर्क है। सत्याग्रह को शोर मचाना नहीं कहा जा सकता, और आपने जो डेफिनेशन दी है उसमें आप जिसे चाहें उसे गुंडा बता दें, क्योंकि आपने कहा लोक शांति, लोक व्यवस्था, इसके लिए जिसके कार्य खतरनाक है, तो आप जिसे चाहे गुंडा बता दें। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इसमें आपने उस व्यक्ति की ठीक से परिभाषा नहीं दी जिसको एक्सटेंडमेंट जिसका किया जा सकता है। तो हर दृष्टिकोण से परीक्षा होगी कि संबंधित अधिनियम जो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने या बस जाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहा है, यह अधिनियम युक्ति संगत है या नहीं है, हर स्तर पर देखा जाएगा। और अंतिम जो ट्रेंड है जो अब वर्तमान में चल रहा है वो है प्रेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो कुछ डिसाइड हुआ, इसमें कोर्ट ने कहा है कि आपके कृत्य को जस्टिफाइड नहीं कहा जाएगा। ये आफ्टर मेनका गांधी है, और ये जस्टिफाइड अप्रोच, और ये लगभग वही अप्रोच है जो सार्वभौमई में है। इसमें कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा कि आपकी नजर में लोक शांति और लोक व्यवस्था को खतरा है, ये बात नहीं चलेगी।
विधायिका को ऐसा अधिनियम बनाना चाहिए जिसमें, या विधायिका द्वारा बनाए गए अधिनियम का अर्थान्वयन यही होना चाहिए, यह भी ठीक है। विधायिका ने क्या कहा, जिसके कार्य लोक शांति के लिए खतरनाक है उन्हें आप बाहर कर सकते हो। कैसे जाना आपने कि लोक शांति के लिए खतरनाक है? किसी सामग्री के आधार पर जाना होगा, उनके किसी काम के आधार पर जाना होगा, उनके किसी बोलने के आधार पर जाना होगा, तभी तो जाना होगा। या आप उनके मन में घुस गए थे और मन में घुसकर उनका मन देख आए और आपने बता दिया कि इनके कार्य लोक शांति के लिए खतरनाक है। कुछ तो आउटर एक्ट होगा, कुछ तो ओवर्ट एक्ट उन्होंने किया होगा। बिजली के तार काटे होंगे, डाकखाने में आग लगाई होगी, किसी की चिट्ठी फाड़ी होगी, किसी को गाली बकी होगी, कुछ तो किया होगा। तो यू मस्ट प्रोड्यूस सच मटेरियल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव मेड योर ओपिनियन that the act of such a person, that the act of that particular person are prejudicial to the public peace or public order. You must disclose that material. उन्होंने कहा कि वो सामग्री आपको डिस्क्लोज करनी ही होगी, क्योंकि विधायिका ने कहा जिसके कार्य लोक शांति के लिए खतरा है। तो इस प्रकार से जो अर्थान्वयन अब आना शुरू हुआ है, इसने इस बात को अधिक सार्थक बनाया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने और कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत निर्बंधन अधिरोपित किए जा सकते। इस स्वतंत्रता पर यहीं तक बात होती है, ठीक है। एक एस्पेक्ट इसका और है, और वो यहां समझ लेंगे, अनुच्छेद 21 में उस पर विस्तार से बात चलेगी। वो ये है कि चूंकि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है और बस जाने और निवास करने की भी है, तो आने जाने के मार्ग में अगर कोई भौतिक बाधा खड़ी की जाए तो वो बाधा खड़ी किया जाना भी गलत है। लेकिन अगर भौतिक बाधा न खड़ी की जाए, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए जिसके कारण से व्यक्ति का कहीं भी आना जाना, उसका आना जाना न बचे, ये कैसे होता है? अगर तुम्हें पता लग जाए, इसी आधार पर टेलीफोन टेपिंग इसको भी मना किया है, और माना यह अनुच्छेद 21 का वायलेशन है। अगर आपको पता लग जाए कि आपकी व्हाट्सएप चैट कोई पढ़ सकता है, तो व्हाट्सएप चैट पर आप सिर्फ वही लिखोगे जो तुलसीदास ने भी नहीं लिखा होगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लिखोगे, जबकि आप निहायत चोर होगे व्यक्तिगत जिंदगी में। है, यही हो रहा है फेसबुक पर, और यही हो रहा है अभिव्यक्ति के प्रत्येक माध्यम पर। ऐसा लगता है कि तुलसीदास उतर आए हो, इतनी बढ़िया उद्देश्य हो, इतनी बढ़िया पोस्टें होती है, ओ ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अब खराब आदमी तो बचा ही नहीं। आप झूठ, पाखंड, प्रपंच यही करोगे, ठीक है, कुछ नहीं करोगे और कोई आपकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति होगी ही नहीं। अगर आपको यह पता लग जाए कि कोई आपकी चैट पढ़ सकता है, कोई वो सुन रहा है जो आप कह रहे हो, जबकि आपको स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ कि प्रतिबंध जहां तक लगाया जा सकता है बस वहीं तक लगेगा, उसके बाद नहीं। प्रतिबंध ये तो वो भी युक्ति संगत, ये तो ठीक है, समाज में गाली नहीं बको, कमरे में खूब बको, हमें क्या मतलब, लेकिन कमरे में आप बकोगे ही नहीं अगर पता लग जाए कि कोई सुन रहा है, ये तय है। फिर आप जो कुछ बोलोगे वो स्वचालित यंत्र का बोलना ये होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक मोड में बोलोगे, ऑटोमेशन में बोलोगे, फ्रीली नहीं बोलोगे। और फ्रीली जब बोलने के लिए आपको स्वतंत्रता मिलती है, तो आप जिस ढंग से बोल रहे होते हो
वो तो कॉलेज की फेयरवेल और कॉलेज की फ्रेशर उसमें भी दिखता है। ठीक है, हम तो विभिन्न कॉलेजों की फेयरवेल और फ्रेशर देखते रहते हैं और हमें बड़ा शौक है, ठीक है, फेयरवेल और फ्रेशर का देखने का। और देखते ऐसे कि जो कर रहे हैं उन्हें पता ना हो हम देख रहे हैं, क्योंकि पता लग जाएगा फिर वो ऑटोमेशन मोड में आ जाएगी, फिर तो वहां मीराबाई के भजन होंगे। ठीक है, तो मीराबाई भजन चलेंगे। और अदरवाइज जो फ्रेशर और उसकी शुरुआत होती है वो यहां से होती है। ठीक है, कि ये अक्खा इंडिया जानता है हम, ठीक है, इस गाने से शुरुआत होती है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, यहां पर समाप्ति होती है। ठीक है, फ्रेशर और उसकी, और इस बीच और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो हम देखा करते हैं। तो आपकी एक्चुअल जो दशा है वो तो ये है, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं, आपके जीवन मूल्यों का पालन करें, आप स्वतंत्र हैं, चाहे जो कुछ करो, कूद जाओ नदी में, हमें क्या लेना देना। ना हम कोई सोशल पुलिसिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बात रख रहे हैं आपके सामने कि कोई आपको देख रहा है, ये सिर्फ पता लग जाए आपको। उसके बाद आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्र नहीं होती है, तो कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। अगर साइकोलॉजिकली आपको यह पता लग जाए कि देयर इज समवन हु इज पिकेटिंग मी, जो मेरा पीछा कर रहा है, तो आप वहां नहीं जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। ठीक है, जाना तो चाहते थे पान के खोखे पर, वहां बीड़ी पीना चाहते थे खड़े होकर, पता ये लग गया कि पीछे तो कोई देख रहा है, तो चले गए मंदिर। ठीक है, किसी ने पूछा ना कि गुरु के पास कैसे आना चाहिए, तो वैसे जाना चाहिए जैसे तुम मंदिर जाते हो, या तुम्हें मंदिर जाना चाहिए वैसे जाना चाहिए। ठीक है, मंदिर तुम जैसे तुम्हें जाना चाहिए सारे अहंकार को छोड़कर, ठीक है, आपको मंदिर जाना चाहिए, वैसे ही उसके पास जाना चाहिए, तभी कुछ सीख पाओगे। यानी खाली होकर जाना चाहिए, जो कुछ तुम लेकर जाते हो वो लेकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो सवाल यह है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते। हम तो एक बात कह रहे हैं कि अगर यह पता लग जाए कि आपको कोई देख रहा है, फिर स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का उपभोग नहीं हो सकता। फिर आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर यह अनुभव करोगे। तो खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहां पर यही बात आई। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कहा गया भारत के राज्य क्षेत्र में, और इट इज द केस जहां से राइट टू प्राइवेसी शुरू हो जाती है। इसकी चर्चा हम लोग अनुच्छेद 21 में भी विस्तार से करेंगे। और फिर वो आधार कार्ड वाला मुकदमा है, वो तो लेटेस्ट है इसी विषय पर। ठीक है, तो आपका खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सवाल यह था कि ठीक, एक आदमी अपराधी है, आपने सजा दे दी, हिस्ट्री चीटर है, आपने सजा दे दी। अब वो कहीं आ जा रहा है और आप उसका पीछा कर रहे हैं। आप रात में उसके घर जाकर खटखटाकर ये देख रहे हैं कि वो घर पे है या नहीं। और इसकी ताकत जो पुलिस रेगुलेशंस रहते हैं विभिन्न स्टेट्स के, जैसे उत्तर प्रदेश में भी पुलिस रेगुलेशन है, उसमें हिस्ट्री शीटर्स के संबंध में जो प्रावधान है, जो पुलिस के जो पैराज हैं वहां, वो ये शक्ति देते हैं पुलिस को कि पुलिस कुख्यात अपराधी यानी हिस्ट्री शीटर्स के घर जाकर रात में ये देख सकती है कि वो घर पर हैं या नहीं, या जो वो कहीं जाएंगे तो उनके ऊपर ये शर्त लग सकती है कि जाकर संबंधित थाने को सूचना देंगे कि हम कहां जा रहे हैं। और जहां वो जाएंगे वो किसी न किसी थाना क्षेत्र में आता होगा, तो उस एसएचओ को बताया जाएगा कि हमारे यहाँ का हिस्ट्री शीटर तुम्हारे यहाँ आ रहा है। वो रात में चेक करेगा कि आप कहां हैं। इस ढंग की शक्तियां पुलिस को हैं और वो आपका पीछा भी कर सकते हैं। तो खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 50 से 60 यानी 51-52 का मामला है, पहली बार पहुंचा है। और उसी समय एक गोपालन डिसाइड हुआ है, अप्रोच वही चल रही।
और वहां AK गोपालन में क्या कहा था, शब्द जो लिखा है उसका सामान्य और प्रचलित अर्थ यही लेंगे, विधि का मतलब अधिनियमित विधि। ये अप्रोच थी। इसमें खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कहा कि ठीक है, आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन जब आपने सजा दे दी एक व्यक्ति को उसके काम की, तब वो काम तो बचा नहीं। अब तो उसकी दशा और एक सामान्य व्यक्ति की दशा, इसके बीच कोई अंतर है ही नहीं। तो आप सामान्य व्यक्ति का पीछा अगर नहीं कर सकते तो इसका भी क्यों करेंगे? और अगर करेंगे तो उसे युक्ति संगत होना चाहिए। युक्ति संगतता आपके काम में है नहीं। अब आप एक और तर्क ले सकते हैं कि हम तो पीछा कर रहे हैं, उसके आगे जाके उसे रोक थोड़ी रहे, तो हम तो रोक ही नहीं रहे, वो जहां चाहे भाई, हम उसे कहीं कह तो नहीं रहे, हम तो पीछे पीछे चल रहे हैं। तो उसकी स्वतंत्रता को हमने बाधित कहां किया है? यह आपका तर्क हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप यह तर्क दे रहे हो तो आप यह तर्क देना चाहते हो कि यहां प्रतिबंध का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जब भौतिक रूप से दिखने वाला प्रतिबंध लगाया जाए, केवल तब उसे युक्तिसंगत प्रतिबंध होना चाहिए, या तब उसे प्रतिबंध माना जा सकता है। अगर अभौतिक यानी न दिखने योग्य मानसिक दबाव किसी व्यक्ति पर डाला जाता है कि अमुक दिशा में जाए या अमुक दिशा में न जाए, तो इसे प्रतिबंध जो कि अनुच्छेद 19(5) में वर्णित है उसकी परिभाषा में नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब आप यह कहना चाहते हो, ठीक है? यही तो बात नहीं। कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि AK गोपालन की अप्रोच चल रही। कोर्ट ने कहा कि नहीं, पिटिशनर का तर्क यह था कि जब आप किसी के पीछे चलोगे तो आप उस पर मानसिक प्रेशर निर्मित करोगे कि वो स्वचालित ढंग से चले, अपने ढंग से न चले, फिर वो अपने ढंग से चल ही नहीं सकता। ये अनुभव है, इसलिए पीछा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, गलत बात। यहां अनुच्छेद 19(5) में प्रतिबंध का जो अर्थ है वो केवल भौतिक प्रतिबंध से, यानी केवल आपको कहीं जाने से रोका नहीं जाएगा, पीछा करने में आपको कहीं जाने से रोका नहीं जाता। यह बात आपकी ठीक है कि अगर पता लग जाए कि पीछा हो रहा है तो आदमी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं करता, लेकिन इतना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन यहां अपेक्षित नहीं है। इसलिए पीछा करने संबंधी जो रेगुलेशंस हैं उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां पर भौतिक प्रतिबंध यही अपेक्षित है। जो मानसिक प्रतिबंध जो अभौतिक है वो अपेक्षित नहीं है, उसे हम प्रतिबंध के शीर्षक में नहीं ले सकते। और जब नहीं ले सकते तो पीछा करना प्रतिबंध है ये मान ही नहीं सकते। आगे खड़े होना प्रतिबंध है, पीछे चलना प्रतिबंध नहीं है, ठीक है? पीछे चलना प्रतिबंध नहीं है, हम तो पीछे पीछे चल रहे हैं। और कोर्ट ने कहा पुलिस रेगुलेशन तो व्यक्ति को यानी पुलिस को पीछा करने के लिए अधिकृत करना है। ये थोड़ी कह रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति को रोक सकेंगे। तो पीछा करना प्रतिबंध नहीं माना जा सकता। और जो वर्तमान ट्रेंड है वो कोर्ट की इस बात के एकदम खिलाफ है। ये इससे साबित होता है कि IPC में तो अब स्टॉकिंग यानी पीछा करना अपराध बना दिया, ठीक है? 2013 में कहा कि एक बार अनिच्छा व्यक्त कर दी गई, और फिर भी आप ये लगातार देख रहे हो कि कोई स्त्री अभिव्यक्ति के प्लेटफॉर्म्स में कहां कहां जा रही तो पीछा करना माना जाएगा, या उसकी अनिच्छा व्यक्त करने के बाद आप फिजिकली उसके पीछे जा रहे हो तो भी अपराध मानेंगे। तो बात उल्टी है, लेकिन समय बहुत लगा। कहां 51, कहां 2013, ठीक है? तो खड़ग सिंह इसमें किसी राइट टू प्राइवेसी को मान्यता नहीं मिली। अगला मुकदमा आता है गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें भी विधायी बदलाव कोई नहीं आए, लेकिन कोर्ट ने यह माना कि हां, अगर पीछा किया जाए
तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का समुचित उपभोग नहीं कर पाता, यानी लिमिटेड राइट टू प्राइवेसी की शुरुआत हो गई। इसीलिए गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश महत्व का मामला है। उन्होंने कहा यह ठीक है कि अगर पीछा हो रहा है तो व्यक्ति पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता, यह सही है। इसलिए पुलिस को डायरेक्ट किया जाता है कि वो सबका पीछा नहीं करेंगे। ठीक है, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में क्यों कहा कि लिमिटेड राइट टू प्राइवेसी है? इसलिए कि उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है कि पीछा करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती, लेकिन पीछा आपको भौतिक तौर पर रोकता नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 19(5) में पीछा करना प्रतिबंध के अंतर्गत असंवैधानिक मान लिया जाए, यह बात नहीं है, यह बात नहीं, लेकिन कुछ हद तक रोकता जरूर है, यह बात सही है। इसलिए पुलिस को निर्देशित किया जाता है, यानी लिमिटेड राइट टू प्राइवेसी, ये शुरू हुई। उन्होंने कहा इसलिए पुलिस को निर्देशित किया जाता है कि केवल वे लोग जिनके कार्यों से यह दर्शित होता है कि उन्होंने एक अनैतिक जीवन जीने का संकल्प ले लिया, अनैतिक जीवन जीने का संकल्प ले लिया, मीनिंग देयर बाय हिस्ट्री शीटर। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी अब हिस्ट्री शीटर का ही सर्विलियंस होता है। यह नहीं कि आपके खिलाफ 2 मुकदमे लिख गए और आप का पीछा शुरू, जबकि खड़क सिंह में यही स्थिति थी, पुलिस जिसे चाहे तंग करे। तो उन्होंने कहा जिसके बारे में यह तय हो गया कि उसने संकल्प ले रखा है कि वो एक अनैतिक जीवन जिएगा, तो हिस्ट्री शीटर जब ग्राउंड रियलिटी के रूप में इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो हिस्ट्री शीटर का पीछा हो पाएगा, यही बात आएगी। तो हिस्ट्री शीटर्स इनका, और उन्होंने कहा कि जो लोग लोक शांति और लोक व्यवस्था इसके विरुद्ध अपराध करने के आदी हैं, ठीक है, यानी इसीलिए उत्तर प्रदेश में क्या होता है, द पर्सन्स हु आर हैबिचुअल, ठीक है, टू कमिट ए क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, और यहां तक कि पशुओं के खिलाफ, यानी पशुधन जो होता है, मवेशी, उनके खिलाफ भी अपराध करने के आदी होते, उनका भी, क्योंकि आदमी के पशुधन अगर छीनोगे तो झगड़ा तो होगा ही होगा। तो उनका जो विशेष प्रकार के अपराध, लोक व्यवस्था, लोक शांति, लोक सुरक्षा, इनके लिए खतरा बने हुए हैं, उनका पीछा आप कर सकते हो, बाकी शेष सबका पीछा नहीं करोगे। और विधायिका को भी निर्देश दिया कि आप समुचित विधायन इस संबंध में करें तो ठीक रहेगा। उन्होंने तो कुछ किया नहीं, ठीक है। अभी आधार कार्ड वाला मसला और आया है, उसकी चर्चा हम लोग अनुच्छेद 21 में करेंगे। तो कहीं भी आने जाने और बस जाने की स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत भी वैलिडिटी चेक हुई थी इन रेगुलेशंस। कुल मिलाकर आपकी कहीं भी आने जाने या बस जाने की स्वतंत्रता है और उस पर युक्ति संगत निर्बंधन हो सकता है। अब अंतिम स्वतंत्रता की बात होती है, कहता है आपको कौन सी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19, ठीक है, 6 में, यानी 6 खंड में, यानी जी खंड में, अनुच्छेद 19(1) जी, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार, अंग्रेजी में देखें तो कहता टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन or to carry on any occupation, trade or business, ये 4 शब्द हैं और चारों के अलग अलग अर्थ हैं और चारों के अर्थ समझ लेना चाहिए। सबसे पहले देखें तो कहता टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, इसका मतलब आपका वृत्ति, ठीक है, प्रोफेशन, इसके पहले प्रैक्टिस शब्द लगा है, ठीक है। इसका मतलब प्रोफेशन उसी को कहते हैं जिसकी प्रैक्टिस की जाती है, और प्रैक्टिस उसी चीज की जाएगी जिसके लिए स्किल की जरूरत होती है, कौशल, ठीक है ना। जब तक कौशल की जरूरत न हो,
किसी काम को करने के लिए, तब तक वो प्रोफेशन नहीं बनता, वृत्ति नहीं बनती। ठीक है ना? कहता एनी प्रोफेशन, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई वृत्ति, यानी आपके अंदर जो कौशल है उसके आधार पर, अपने कौशल के आधार पर जब आप अपनी आजीविका कमाते हैं, जिंदा रहने के लिए आप कुछ कमाते हैं, उसे प्रोफेशन कहा जाता है। तो वकालत प्रोफेशन है और जिसमें फीस मिलती है। ठीक है ना? फीस मिलती, जहां जहां फीस हो वहां वहां प्रोफेशन होता है। ठीक है? हमें लाभ नहीं मिलता, लाभ की मांग भी नहीं कर सकते। फीस, जहां फीस है सर्विस के अगेंस्ट, और हम जो प्रोवाइड कराते हैं वो सर्विस है, क्योंकि हम अपने कौशल के आधार पर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए जहां फीस का कॉन्सेप्ट हो, जहां सर्विस का कॉन्सेप्ट हो, जहां कौशल का कॉन्सेप्ट हो, वो प्रोफेशन होता है। ठीक है? दूसरा कहता है कोई वृत्ति, उपजीविका। उपजीविका में दोनों चीजें आती हैं। आपको भगवान ने कोई ऐसा टैलेंट, ऐसा गुण दिया जिसके आधार पर आप आजीविका कमा सकते हैं। आप नर्तक हैं, आप गायक हैं, आप कवि हैं, आपके अंदर टैलेंट है, उससे आप कमा सकते हैं। और दूसरा, ठीक है, आपका यह भी कहा जाता है पेशा। अब इसमें ऑक्यूपेशन शब्द शायद छूटा हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक और आजीविका का क्षेत्र है जिसे ऑक्यूपेशन कहते हैं, पेशा। ठीक है ना? एक है वृत्ति यानी प्रोफेशन, ठीक है, एक है आजीविका। ठीक है, जिसके अंतर्गत दो बातें आ जाएंगी, एक टैलेंट पर आधारित आजीविका और दूसरी वो आजीविका जो आप पाना चाहते हैं। लेखपाल बन जाए तो ठीक, ठीक है, प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाए तो ठीक, बीएड भी कर लिया, एलएलबी भी कर ली, ठीक है, और फिर बीटीसी में भी एडमिशन ले लिया, फिर उसके बाद डीएलएड भी कर लिया। ठीक है, जो मिल जाए, ठीक, जानवरों की तरह कुछ वो नहीं है, पसंद नहीं है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो उपजीविका दो तरह से बढ़ जाती है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार। ट्रेड एंड, क्या कहता है, बिजनेस, ट्रेड एंड बिजनेस। जो ट्रेड शब्द हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स उसमें भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्यापार एक स्थान पर एक व्यक्ति या एक संगठन, इसके द्वारा चलाया जाने वाला वस्तुओं का ऐसा लेन देन है जिसमें व्यक्ति कुछ लाभ कमाकर अपनी आजीविका कमाता है। ठीक है, और कारोबार ये मूविंग एस्पेक्ट है। ठीक है ना? एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं सामान, उसके बीच अपना लाभ कमाना है। तो चारों आजीविका के ही साधन हैं, लेकिन चारों के बीच प्रॉपर डिफरेंस है और चारों अलग अलग तरीकों से आजीविका कमाने की व्यवस्था करते हैं। तो इनको स्वतंत्र रूप से आपको स्वतंत्रता है कि आप कोई वृत्ति, कोई उपजीविका, कोई व्यापार, कोई कारोबार ये अपनाएं, लेकिन आपको स्वतंत्रता नहीं है कि कोई भी काम आप वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार के नाम पर अपना लें। ये नहीं है स्वतंत्रता। वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार के तौर पर क्या अपनाया जा सकता है, ये समय से सिद्ध है। आपको हम तो बहुत अच्छा जुआ खेलते हैं, हमारा टैलेंट है, इससे हम आजीविका कमाएंगे, तो डंडे मारे जाएंगे आपको, क्योंकि जुआ कभी भी समाज में आजीविका का साधन नहीं रहा है।
आपको कोई वृत्ति, कोई उपजीविका, कोई व्यापार, कोई कारोबार ये अपनाने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी काम को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार के नाम पर अपना सकते हैं। आपको कल सब चोरी करेंगे, नहीं, ठीक है। हाँ, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार इसे अपनाने की स्वतंत्रता है। और यह भी यहीं तक है कि इस पर भी युक्ति संगत निर्बंधन लगाए जाएंगे, और क्या युक्ति संगत माना जाएगा और क्या अयुक्ति संगत, इस पर चर्चा होगी। और ये जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और नेशनलाइजेशन। इसके संदर्भ में आपसे अक्सर ऐसे लिखवाए जाते हैं प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन पर, ठीक है। तो उसकी चर्चा, प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन की जब चर्चा होती है तो तीन ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिए जाते हैं। एक जो 1951 में है, दूसरा जो 301 से लेकर 306 तक है, और तीसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इनसे मिलकर तय होता है। और प्राइवेटाइजेशन वर्सेस नेशनलाइजेशन पर जो पहला मुकदमा आता है वो एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चर्चा करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे।